बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के लिए एक क्लास देखेंगे जो हमारा 12th में टॉपिक है रेक्टिफायर सर्किट। तो इस रेक्टिफायर सर्किट टॉपिक को हमने दो पार्ट में बनाया हुआ है। तो पहले पार्ट में हम लोग आज देखेंगे बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का बेसिक जानने के लिए इसके पहले हम आपको एक माइंड जोग एक्टिविटी देंगे। इस एक्टिविटी में आप अपने प्रीवियस नॉलेज या जो आपकी पुरानी जो क्लासेस हो चुकी हैं उन क्लासेस के अकॉर्डिंग आप ये मैं फिगर आपको दिया हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है एटम का। तो इस एटम के स्ट्रक्चर में ये बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी मॉडल पर ये बेस्ड है। तो इस मॉडल पर बेस्ड आप अपने जो भी आपने पहले पढ़ रखा है तो इस स्ट्रक्चर को आप एक पैराग्राफ के माध्यम से आप इसको डिफाइन करेंगे, समझाएंगे ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे टर्म मैंने लिख दिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट इसमें होते हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ये एक माइंड जोग एक्टिविटी है जो आपको आगे के लेसन को समझने में बहुत हेल्प करेगी। ये इस लेसन में जो ये लेसन हमारा बना हुआ है ये मेनली रेक्टिफायर सर्किट के लिए बना है। तो रेक्टिफायर सर्किट को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे सीधे तो हो सकता है आपको डायोड के वर्किंग को लेकर के आपको कन्फ्यूजन हो। तो मैंने इसी की कन्फ्यूजन को ना क्रिएट हो तो थोड़ा डायोड के लिए हमने सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया है। तो इस सेमीकंडक्टर को समझने के लिए ये लेसन हम कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल इन द एटम। बच्चों देखिए, आप बोहर एटॉमिक मॉडल का जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर देखा था उसका एक ये फिगर मैंने फिर से यहाँ लिया है। इसमें देखिए सिंपल एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन्स जो अपने ऑर्बिट में घूमता है वो दिखाया हुआ है, और कुछ 3 सेल हमने अलग अलग दिखाए हैं और इसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल। तो आप ये जानते हो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने इस सेल में रिवॉल्विंग करता रहता है, जो बोहर्स ने थ्योरी दी थी उसमें बताया था। और इसमें अगर आप और भी डीप में पढ़ेंगे तो ये बताया गया है पाउली का जो नियम है उसमें उन्होंने कहा है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अलग अलग एनर्जी होती है, हर सेल की अपनी अलग एनर्जी होती है। तो अगर आप किसी एटम में बात करेंगे तो ये एनर्जी लेवल से डिफाइन किया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी मैटर में बात करेंगे, किसी मटेरियल में बात करेंगे, किसी क्रिस्टल में बोलेंगे तो फिर वहाँ पर बहुत सारे एटम होते हैं। तो और हर एटम में सेल होते हैं। तो अगर एक एटम का पहला सेल, दूसरे एटम का पहला सेल, तीसरे का पहला सेल, तो हर सेल में लगभग एक तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। तो उसको हम एनर्जी लेवल ना बोल करके एनर्जी बैंड बोलेंगे, क्योंकि बैंड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। इसको देखते हैं थोड़ा हम। ड्यू टू द इंटरमिक्स ऑफ एटम इन अ सॉलिड इंस्टेड ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल देयर विल बी अ बॉन्ड ऑफ एनर्जी लेवल फॉर्म द सेट ऑफ एनर्जी लेवल विच इज़ क्लोजली पैक्ड एंड कॉल्ड एनर्जी बैंड। थोड़ा सा वैलेंस बैंड को देखते हैं। The electrons that are present in a outermost cell is called valence electrons। आप ये कह रहा है सीधे कि जो outermost cell का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। These valence electrons containing series of energy level from a energy band which is called valence band. The valence band is a band having a highest ऑक्यूपाइड एनर्जी। जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे हायर लेवल की होती है। वो ही जितनी भी केमिकल रिएक्शन से उसमें वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इस एटम की वैलेंसी पे, और मतलब एटम की वैलेंसी इन्हीं इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अगर किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन केवल है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अब वो वैलेंसी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अगर वो डोनर टाइप है या एक्सेप्टिव टाइप है तो वो उस पर डिपेंड करता है। ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन एक बेसिक रिव्यू देने के लिए मैंने बताया है। फिर आते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड पे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सो लूजली अटैच्ड द न्यूक्लियस that even at a room temperature few of the valence electrons leave the band to be free. These are called free electrons as they tend to move towards the neighboring atoms. These free electrons are ones which conduct the current in a conductor and hence called conduction electrons. The band which contains conduction electrons is called conduction band. The conduction band is band having a lowest occupied energy. कंडक्शन बैंड के बारे में ये कह रहे हैं कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर हम जरा सी भी एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल से मूव करके एक इमेजिन सेल, अगर आप इमेजिन करिए कि वैलेंस सेल के बाहर भी एक सेल ऐसा है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो ऐसे इमेजिनेशन सेल को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। वहाँ पर वो सेल जो भी केमिकल रिएक्शन होगा या अदर किसी एटम से वो रिएक्ट कर सकता है। और एक इसमें लास्ट एक डेफिनेशन और आती है फॉरबिडन गैप, जो हमको तीनों सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है दोनों के बीच का जो गैप होता है वो फॉरबिडन गैप कहलाता है। यही बैंड गैप जो है किसी भी मटेरियल को कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग या सेमी कंडक्टिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज द टाइम ऑफ इम्पोज दैट बैंड इज फॉरबिडन इन विदाउट एनर्जी, हैंस द नो इलेक्ट्रॉन स्टे इन द बैंड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स while going to the conduction band passes through this. The forbidden energy gap is greater, means the valence band electrons are tightly bonded with the nucleus. Now the order of push the electrons out of valence band, some external energy is required which would be equal to the forbidden energy gap. ये कह रहे हैं कि जब कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो तभी मूव करेगा कि जितना फॉरबिडन गैप है, एनर्जी गैप, उसके बराबर की अगर एनर्जी को हम उस इलेक्ट्रॉन को देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करेगा। अगर वो बैंड गैप में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है या उस बैंड गैप को, जैसे हम लोग बैंड गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं, ईवी, तो उस ईवी के बराबर अगर एनर्जी हम दे देंगे या उससे ज़्यादा देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर ये बैंड गैप ज़्यादा है तो आप इसको नहीं मूव करा सकते हैं। एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका। एनर्जी बैंड, इनर बैंड, एक एक्सिस हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी बैंड को शो किया है, बैंड एनर्जी है। तो इसमें देखिए आप, नीचे इनर बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड सबसे आउटर मोस्ट सेल बैंड है, ये फुल्ली और पार्शियली फिल्ड हो सकता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर होंगे उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और आउटर मोस्ट सेल का जो बैंड होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंस बैंड में होगा। और फॉरबिडन एनर्जी गैप बीच में दिखाया, ऊपर कंडक्शन बैंड, इम्पिटी और पार्शियली फिल्ड। ये एक इमेजिनेशन होता है बैंड का, और इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से मूव करते हैं तो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड फॉरबिडन गैप, द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर टू बी एंड द कंडक्टर आर जो फॉर्म्ड। पहले देखते हैं इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर, सच अ मटेरियल which the conduction cannot take place due to the large forbidden energy gap. Example, wood, rubber. Structure of the energy band is insulators shown in figure. यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जनरली 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इससे ज़्यादा का होता है। तो इतनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दी जा सकती है और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो ये आपका एक इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड दिखाया गया है, इसका थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक भी दिया है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी लार्ज, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टाइटली टू द एटम। देखिए वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एट न्यूक्लियस के लिए टाइटली बॉन्ड है, मतलब या तो वो न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक होगा या कम्प्लीटली फिल्ड होगा या वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करेगा अपना। The value of forbidden energy gap is insulator will be the more than 6 to 7 electron volt. For the some insulator, as the temperature increase, they might show some
कंडक्शंस। अगर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग बढ़ाते हैं इस मटेरियल के लिए, तो हो सकता है ये एनर्जी बैंड गैप कम हो और इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसा इंसुलेटर में होता नहीं है। कंडक्टर के केस में देखते हैं, कंडक्टर आर सच मटेरियल in which the forbidden energy gap disappear as the valence band and conduction band becomes very closely that they overlapped. For example, copper, aluminum. The following figures show the structure of the bond. देखिए कंडक्टर के लिए दिख रहा है सीधे कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप्ड होता है, उसमें फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि वो मतलब गैप को ये ओवरलैप कर रखा है, मतलब कुछ पोर्शन कंडक्शन बैंड का वैलेंस बैंड में होता है, वैलेंस बैंड का कुछ पोर्शन कंडक्शन बैंड में होगा। तो इस प्रकार जो है ये कंडक्टर को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं और वो कोई भी रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए रेडी है। इन द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट फ्लो करा सकते हैं क्योंकि वो हमेशा कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है। These are the existing no forbidden gap in conductor. The valence band and conduction band gap gets overlapped. The free electrons available in conduction band as slightly increase the voltage, increase the conductance. Simply अब आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। Semiconductor are such material in which the forbidden energy gap is small and the conduction take place if some external energy is applied. The silicon, germanium, इसमें दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारा है उसमें जो इसमें एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज का होता है और इसमें मेनली 2 कंपोनेंट हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो इस नेचर को रखते हैं। और इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रॉस एनर्जी अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाए तो वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनालिसिस देख सकते हैं आप, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी स्मॉल। द फॉरबिडन गैप ऑफ द जर्मेनियम इज़ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर एज द सिलिकॉन इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है ये। A semiconductor actually neither the insulator or not the good conductor. As the temperature increase, the conductivity of semiconductor is increase. ये ना तो कंडक्टर होता है ना तो ये अच्छा इंसुलेटर होता है। अगर हम टेम्परेचर पर इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा। थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में और देखते हैं। सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. The property of resistivity is not the only on that decided a material as semiconductor, but it is a few properties as follows. Semiconductor has a resistivity which is less than insulator, more than conductor. Semiconductors has a negative temperature coefficient. The resistance in a semiconductor increase and decrease the temperature, vice versa. The conducting property of the semiconductor changes when the suitable metallic impurity is added to it, which is a very important property. सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से। कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को जब डिज़ाइन किया जाता है तो यही प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। इसको हम लोग आगे भी डिटेल में देखेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइस आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, इसका बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन हम इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होंगे वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो है वो इम्प्योरिटी जो मिलाई जाती है, जो ऊपर भी बात की गई थी, इम्प्योरिटी एडेड टू बीट, ये इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद ये डिज़ाइन होता है। पहले इंट्रिंसिक देख लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, germanium atom has 32 electrons, 2 electron in the first orbit, 8 in second, 18 in the third orbit, while 4 is last orbit. There are 4 electrons, the valence electrons germanium atom. ये कह रहा है कि ये जर्मेनियम का 32 जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें दिखता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके जो है आउटर मोस्ट सेल में है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ही होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो इसलिए ये इसका जो नेचर होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। तो ये जिस तरह से बॉन्ड बनाते हैं आप देख लीजिए, दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कंबाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट एडजॉइनिंग एटम तो फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर सोन इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए जर्मेनियम के यहाँ पर 9 एटम को दिखाया गया है। तो जो बीच वाला एटम है जर्मेनियम, इसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 डॉट के फॉर्म में दिख रहे हैं, और इसके ठीक नेबरिंग जो दूसरा है जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन एटम है, इसके चारों तरफ है, आप देख सकते हैं, तो उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हर एक जर्मेनियम की एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। और अब आप देखेंगे कि बीच वाले जर्मेनियम के पास में 4 इसके और 4 अलग, एक एक सबके 4 मिला के 8 ऑक्टेट पूरा करता है। इस तरह से ये क्रिस्टल फॉर्म करता है। तो ये सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल है। इसी क्रिस्टल में अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो हमारा इंट्रिंसिक बनेगा। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, ये एक पीरियाडिक टेबल का एक मैं पोर्शन कट करके लाया हूँ। इसमें ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 इस तरह से एटम दिए हुए हैं। तो जो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा 4th ग्रुप एलिमेंट होगा। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके ऊपर कार्बन लिखा हुआ है और उसके नीचे टिन है। तो कार्बन के साथ प्रॉब्लम है कि 2 और 4, इसमें 2 ही सेल हैं। और ये बहुत ऊपर आपने देखा भी है कि ये एटम के बहुत नज़दीक है इसका दूसरा सेल, और वो एटम से पूरी तरह रिकम्बाइन बंधे होते हैं। आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ नहीं कर सकते। इनका जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बिहेव करता है। लेकिन इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है 4 इलेक्ट्रॉन की कि इस मटेरियल को हम लोग रेजिस्टेंस बनाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है सिलिकॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है वो तीसरे सेल में होता है, इसलिए इसके जो फॉरबिडन गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन बोलता है। इसका जर्मेनियम को देखिए, इसमें एक सेल और बढ़ जाता है, इसलिए इसका जो फॉरबिडन गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज का होता है। तो ये प्योर है। इसके ठीक पहले ग्रुप 3rd एलिमेंट है, इसके ठीक बाद में 5 एलिमेंट है। ये रेड कलर से जो हाईलाइट किया, अभी आगे हम लोग देखेंगे इसमें इसको ऐसा क्यों किया है। ए सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रीमली प्योर फ्रॉम इट said to be an intrinsic semiconductor. The property of this pure semiconductor as follows: the electrons and holes are slowly created by thermal exclusion. The number of free electrons is equal to the number of holes. The conductor capability is small at the room temperature. कुछ प्रॉपर्टीज़ की दी हुई है। अब आते हैं हम लोग एक्सटेंसिक पे। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में 2 है, पी और एन टाइप। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी capability of extrinsic semiconductor is to be better add some impurities. This process is adding of impurities called doping. Doping जो process है उससे हम लोग कुछ impurity को मिलाते हैं, वो impurity को process को doping कहा जाता है। Doping intrinsic semiconductor is called the extrinsic semiconductor. मतलब डोप जो extrinsic semiconductor होगा उसको हम लोग extrinsic semiconductor कहते हैं। The process of adding impurity to the semiconductor material is termed as the doping. दिया इम्प्योरिटी देखिए 2 तरह की है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इसके नाम से दिख रहा है कि जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज़ द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज़ द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। जो मैं पीरियोडिक टेबल में आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा था इसीलिए दिखा रहा था। जो ग्रुप 3rd एलिमेंट है दैट इज़ द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, एंड ग्रुप 4 जो है वो पेंटावैलेंट, ग्रुप 5 जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। इसको नीचे भी ये स्ट्रक्चर में दिखाया है। ग्रुप 4 के सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके पहले एल्युमिनियम, गैलीलियम और इंडियम 3rd ग्रुप एलिमेंट है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये हमारे 5th ग्रुप एलिमेंट है जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के हैं। और इसमें कुछ एक वर्ड यूज होता है डोनर एटम। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो रिएक्ट करते हैं, मतलब कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डोनर टाइप एटम फॉर्म करता है जो इलेक्ट्रॉन किसी को रिलीज़ कर सकता है। इसी तरह से ट्राईवैलेंट में एक्सेप्टर टाइप कहलाता है, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन आउटर में सेल में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। डेट इज़ द एक्सेप्टर टाइप एटम। ये सिंपली डिफाइन किया है।
As an impurity semiconductor is formed by doping, pure semiconductor is called extrinsic semiconductor. There are two types. वो वही चीज़ डिफाइन किया है पूरा. N टाइप देखते हैं पहले हम. किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो N टाइप होता है. बच्चों इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है इसमें कि N टाइप मीन्स निगेटिव टाइप. निगेटिव टाइप मीन्स कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होता है. तो सीधे यहाँ से अब याद रखेंगे N टाइप मीन्स जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. बस यही आपको जानना है. स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन N टाइप एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर. द एडेड 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी. ये वही चीज़ दिया है पूरा. एक इन्होंने आर्सेनिक का एग्जाम्पल लिया है. आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 को बीच में दिखाया है. 5वां इलेक्ट्रॉन देखिए, ये साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है. तो ये जो एटम फॉर्म हुआ, इसमें कह सकते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इस क्रिस्टल में. तो दैट इज़ द निगेटिव टाइप. और इससे N टाइप, हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं. ऑल ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन करंट्स. हेंस द इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शंस. दिख रहा है ये N type existing condition there as the conduction take place through electrons. The electrons are majority carrier and holes are the minority. सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा हैं तो दैट इज़ द मेजॉरिटी कैरियर्स. और होल्स मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है उस जगह को होल कहा जाता है. होल्स दैट इज़ द माइनॉरिटी कैरियर. ये हम जब डायोड की वर्किंग पढ़ेंगे तो उसको हम अब डिटेल में आपको बताएंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी. As there is no addition of positive or negative charge, the electrons are electrically neutral. ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. इसमें मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने से कोई ऐसा वो नहीं है. लेकिन जब मतलब अगर आप किसी क्रिस्टल की बात करिए तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. when a electric field is applied to the N type semiconductor to which a pentavalent impurity is added, the free electrons travel towards the positive electrodes. This is called the negative or N type conductivity. यहाँ पे दिया हुआ है ये. इसी तरह से P टाइप सिंपली इसमें हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड करते हैं. A small amount of trivalent impurity is added to be pure semiconductor to result in a p-type extrinsic semiconductor. The added impurity has 3 valence electrons. For example, if boron atom is added to germanium, atom's 3 valence electrons get attached with the germanium atom from the 3 covalent bond, but the one more electron is germanium remains without forming any bond, as there are no electrons in a boron remains to be covalent. The space is treated as the whole. This is shown in the following figure. देखिए फिगर में दिखा रहा है बोरान का स्ट्रक्चर. इसमें एक होल को शो कर रहा है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 ही है, चौथा नहीं है. तो ये एक इम्प्योरिटी है. होल्स भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. तो ये कह सकते हैं पॉजिटिव टाइप एटम है और इसको हम लोग पी टाइप कहते हैं. The boron impurity which added a small amount of provides the number of holes which help in the conduction. All of these holes contains hole currents. P-type exchange semiconductor, as the conductor take place through holes, the holes are majority carrier which electrons is majority. Simply यहाँ पर holes majority में है और electrons minority carrier में है. The impurity added have a provide holes which is called as acceptor because they accept electron from the germanium atom. दिख रहा है ये acceptor type है ये. As the number of mobile holes remains equal to the number of acceptors, the p-type semiconductor remains electrically neutral. यहाँ भी वही बात कर रहा है. When the electric field applied to the p-type semiconductor, which trivalent impurity is added, that travel towards the negative electrons, but with the slow piece of electrons, there is a called p-type. In the p-type conductivity, the valence electrons move from covalent bond to another, unlike n-type. Simple सा. तो ये all about this semiconductor प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट में इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. बच्चों ये टॉपिक आपको फिजिक्स में भी काम आएगा. फिजिक्स में ये बिल्कुल स्कोरिंग टॉपिक है. इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं.
हर एग्ज़ाम में आप थ्योरेटिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे वर्क एजुकेशन में था, तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।